आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र की, जो कि अब शुरू हो रहा है। और आइए सबसे पहले इस वक्त नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का बयान, पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय सबक ले विपक्ष, संसद में करे सकारात्मक बहस, विकसित भारत के संकल्प में बने भागीदार। चार राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा, उत्साहवर्धक रहे नतीजे, देश ने नकारात्मक राजनीति को नकारा, गुड गवर्नेंस से खत्म हुई एंटी इनकम्बेंसी। मिजोरम चुनाव के शुरुआती रुझान, मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, एमएनएफ को झटका, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर आगे। तेलंगाना में आज कांग्रेस पार्टी ने बुलाई विधायक दल की बैठक, हनुमंत राव ने रेवंत रेड्डी को बताया सीएम पद का दावेदार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आज पीएम मोदी करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण, नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान हिचौन, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, पीएम ने राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। तीन राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से जोश में शेयर बाजार, खुलते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी, 1000 अंकों की लगाई सेंसेक्स ने छलांग। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने आज मीडिया के सामने कुछ अहम बातें कहीं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बड़ी बातें कही हैं कि चुनाव के नतीजे जो हैं बेहद उत्साहवर्धक रहे हैं, साथ ही देश में तेज़ी से बढ़ रही हैं राजनीतिक गर्मी, इसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं, सांसद अधिक तैयारी करके आएँ, ये बात कही पीएम मोदी ने। साथ ही सदन में बिल पर गहन चर्चा हो, ये ज़रूरी। साथ ही 4 अहम जातियां जिनका जिक्र किया, महिला, युवा, किसान, गरीब, जो कि 4 स्तंभ मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत के संकल्प में ये भागीदार बने। पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय सबक ले विपक्ष, ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही कहा कि गुड गवर्नेंस से खत्म हुई एंटी इनकम्बेंसी, जिस तरह की बात कही जा रही थी। आज कहा कि आज हम संसद के नए मंदिर में मिल रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसे में विकसित भारत की नींव मजबूत बनाने का ये मंच है। ये संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। विपक्ष में बैठे साथियों के लिए सुनहरा मौका है कि वो किस तरीके से नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़े विपक्ष। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी
इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का यह मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं, सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए। तो कई महत्वपूर्ण विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। तो शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही और इसमें अहम संदेश भी कि जो विपक्ष है वो तैयारी के साथ आए, चर्चा करे, ना कि पराजय को अपने साथ रखकर नकारात्मक रहे, बल्कि एक सकारात्मक रूप में देश को जब विकसित भारत हमें बनाना है तो अपनी भूमिका उसमें निभाए, क्योंकि अभी का जो समय है ये एक सुनहरा मौका है जो तमाम सांसद हैं उनके पास, और उसको सदुपयोग उनको करना चाहिए। फिलहाल और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक अहम संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया विपक्ष को भी, और हमने देखा जैसे ही सदन में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं अलग ही उत्साह नजर आ रहा था सांसदों का भी। देखिए, निश्चित तौर पर आज जब संसद सत्र का पहला दिन है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ठीक पहले हमने देखा कि 4 राज्यों के जो चुनावी नतीजे कल आए और बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है 3 राज्यों में। तो ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर पहुंचे सदन में, तब हमने देखा कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया और एक तरह से अभिनंदन किया, क्योंकि बीजेपी को एक इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से बीजेपी ये मानती है कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। जिस तरह से उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं में उनकी अगुवाई में काम हुआ और देश के गरीबों को फायदा हुआ है। निश्चित तौर पर आज एक उत्साह का माहौल सदन में भी दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने देखा कि सत्ता पक्ष के तमाम सांसद अपनी जगह पर खड़े हो गए, मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक खास नजारा कहें, खास दृश्य आज लोकसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले देखने को मिला। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया था, कहीं ना कहीं उसको मान सकते हैं कि जो विपक्ष है शायद सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सकारात्मक रूप से हमें देश को विकसित बनाने के लिए काम यहाँ करना होगा, तैयारी करें, लेकिन शायद जो विपक्ष है उसकी सोच अभी भी अलग चल रही है। देखिए, आज मीडिया से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात की अपील की सभी सांसदों से, विपक्षी सांसदों से, विपक्षी दलों से कि 9 साल की जो एक तरह से विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति रही है उसको छोड़कर अब सकारात्मक एक तरह से रवैया अपनाएं। संसद के अंदर जब बहस हो, चर्चा हो, सांसद तैयारी करके आए, उसका फायदा देश को मिले, देश की जनता को उससे वंचित न रखा जाए, इस बात की अपील प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ पूर्व दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद हमने देखा कि विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस
हंगामा करने लगी और प्ले कार्ड को लेकर आपत्ति स्पीकर ने जताई कि इस भवन में हम पहले ही कह चुके हैं कि प्ले कार्ड की अनुमति नहीं है। लेकिन जब हंगामा जारी रहा, संसदीय कार्य मंत्री भी कुछ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते दिखे, लेकिन लगातार जब हंगामा हो रहा था विपक्षी दलों की तरफ से, थोड़ी देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी। तो ऐसा लगता है कि जिस बात की एक उम्मीद भी जताई जा रही थी कि विपक्षी दल एक हंगामे की रणनीति के साथ आएंगे सामने, और हम जानते हैं कि सत्र के शुरू होने के पहले अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई कि चर्चा करें, जो विधायी कामकाज हो उसमें वो तैयारी करके आए। लेकिन फिलहाल जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष का हंगामा ही देखने को मिला लोकसभा में। जी शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने नकारात्मक को नकारा है, लेकिन जो विपक्ष शायद अभी उस नकारात्मकता को नकार नहीं पा रहा है अभी भी। देखिए, आज के लोकसभा की कार्रवाई से तो आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की रणनीति है वो उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिखता है, क्योंकि पिछले भी सत्र में हमने देखा था कि उन्होंने संसद की कार्रवाई बाधित करने का कई मौकों पर काम किया, और जिसकी वजह से काफी बाधा आई दोनों सदनों की कार्रवाई में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस सत्र के दौरान आगे बढ़ेगी तब कुछ हो सकता है कि एक सहमति बने। लेकिन पहले दिन तो लोकसभा में दिखाई दे रहा है कि विपक्ष संसद को, लोकसभा को बाधित करने की रणनीति पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शैलेंद्र, और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम देश को विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। एक सुनहरा मौका है तमाम सांसदों के पास, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भावना जो है अभी भी हार जीत वाली जो है शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रहे हैं और जो हार का सामना करना पड़ रहा है, शायद कांग्रेस अभी उसको पचा नहीं पाई है। देखिए, पराजय का गुस्सा सदन के अंदर एक तरह से न उतारे, ये बात अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले की थी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और शायद इशारा एक था कि आप संसद के कामकाज को बाधित ना करें, आप सदन में कामकाज चलाने में सकारात्मक सहयोग करें। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्षी दलों की रणनीति ये दिखी कि वो जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उस पर हंगामा करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि हम जानते हैं कि कुल 14 मुद्दों को चर्चा में इस सत्र के दौरान उस पर बहस या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की डिमांड विपक्षी दलों ने की थी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, और सरकार ने भी कहा था कि तय नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक वो किसी विषय पर चर्चा को तैयार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायी कामकाज में सहयोग की अपील भी की थी विपक्षी दलों से। लेकिन पहले दिन हम एक गतिरोध की स्थिति देख रहे हैं। विपक्षी दलों का जो रवैया है वो हंगामे की वजह से हमने देखा है कि 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जी शैलेंद्र, और अभी तक एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको काफ़ी तरजीह दी जाती थी कि उसकी वजह से जो परिणाम है वो कुछ भी उसमें बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यही कहा कि जो गुड गवर्नेंस है उसने साबित कर दिया कि किस तरीके से जो इंटर इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका कोई असर जो है वो चुनाव पर नहीं पड़ा है। देखिए, हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी हमने देखा कि बार बार जब वहाँ चुनाव होते थे राज्य के, किस तरह से प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दी, और लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और अब गुजरात में हम जानते हैं कि बीजेपी का रिकॉर्ड समय से शासन चल रहा है। हमने अभी कल ही देखा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई है। लंबे समय से बीजेपी मध्य प्रदेश में भी सत्ता में है, और 2014-2019 में 2014 से भी बड़े बहुमत से बीजेपी एक तरह से देखें तो जीत कर आई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि अगर कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया जाता है, सुशासन पर काम किया जाता है, जनता की समस्याओं को दूर करने पर काम किया जाता है, तो जनता उसका रिवार्ड देती है, जनता उस पर फैसला सुनाती है और वो सत्ता पक्ष का भी साथ दे सकती है। और ऐसा होता हुआ 2014 में भी दिखा है, 19 में भी दिखा है। कल तो जब बीजेपी में अभिनंदन कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये 2024 की हैट्रिक एक तरह से ये तय हो गई है कल के चुनावी नतीजों के बाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस कल के नतीजों के बाद उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स चुनाव से पहले आ रही थी, जिस तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजे थे वो उतने उत्साहवर्धक नहीं थे बीजेपी के लिए। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, वास्तविक नतीजे आए, तो एग्जिट पोल से इतर बीजेपी को बेहतर चुनावी नतीजे देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत उत्साह की बात है। और साथ ही साथ ये भी बात है कि आप ये भी देखें कि बीजेपी लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करती है। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना
से अपने भाषण की शुरुआत की। यानी तेलंगाना में जो कसर रह गई वो लोकसभा में उस कसर को पूरा किया जाए, इस तरफ संकेत अपने कार्यकर्ताओं को दिया। तो बीजेपी एक ऐसे पार्टी के तौर पर जानी जाती है कि सुशासन के साथ वो राज्यों में और केंद्र में काम करे और एक मजबूत संगठन के साथ जनता तक अपनी बात पहुंचाए। निश्चित तौर पर उसका एक फायदा चुनाव में दिखता है। यानी एक सकारात्मक रूप से सरकार जब चल रही है और जो जनता है वो सब जानती है, उसी का असर हमें देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र, आप लगातार हमारे साथ तो बने रहिए। एक और अहम खबर इस बीच है कि आज लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अनैतिक आचरण पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। भाजपा नेता अपराजिता सारंगी ने ये जानकारी साझा की। Parliamentary Standing Committee on Ethics and Privileges would be tabling the report pertaining to Mahua Moitra's unethical conduct in the Parliament. The placement of the report has already been mentioned in the agenda. So I think it will be, Honorable Lok Sabha Speaker has already gone through it, and already Lok Sabha Speaker must have recommended the tabling of the bill, and that is why it has come in the agenda. So we are looking forward to discussion on the report of the Ethics Committee. तो यहाँ पे अपराजिता सारंगी ने इस बात की जानकारी दी। शैलेंद्र, जानकारी आपसे भी हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को लेकर अनैतिक आचरण के उनके खिलाफ जो अभी तक स्थिति हमने देखी थी, आज उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसकी जानकारी दे रही थी अपराजिता जी। तो क्या स्थिति हम मान सकते हैं कि उस दौरान भी लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी, जिस तरीके से विपक्ष का जो हंगामा था वो जारी रहा? और आज का इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरीके से लगातार जो आरोप लगते रहे थे और अब आज जो रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि पेश की जाएगी। ये देखिए, निश्चित तौर पर पहला ही दिन है और 12 बजे रिपोर्ट पेश करने का समय होता है। तमाम जो संसदीय प्रतिवेदन होते हैं, तमाम समितियों की जो रिपोर्ट होती है, वो प्रश्नकाल खत्म होने के बाद 12 बजे पेश किया जाता है। और उसी वक्त हम जानते हैं कि ये देखना होगा कि आज चूंकि विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली जो आचार समिति है वो महुआ मोइत्रा के मामले में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखने वाली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माना जा रहा है कि रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता यानी लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है और वो जो आरोप उन पर लगे थे वो सही पाए गए हैं। उसको लेकर हम जानते हैं कि महुआ मोइत्रा को भी बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए। शिकायतकर्ता जयंत देहाद्री जो वकील हैं उन्हें बुलाया गया था, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बुलाया गया था। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसके बाद हम जानते हैं कि टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा के बचाव में बयान आया और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिद्धांतता वो किसी समिति द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता लिए जाने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में इस बहाने कई विपक्षी दल एक तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की एक तरह से मीडिया में चर्चा है, लेकिन देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी उसके बाद क्या इस रिपोर्ट के बाद निष्कासन का, महुआ मोइत्रा के निष्कासन का एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। ये इस पर सभी की निगाहें रहेंगी और अगर ऐसा होता है और ये रिपोर्ट मंजूर होती है, प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो महुआ मोइत्रा का लोकसभा की सदस्यता से निष्कासन हो जाएगा, यानी वो लोकसभा की सदस्य भविष्य में नहीं रहेंगी। तो निश्चित तौर पर आज सभी की निगाहें होंगी और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है, क्या कुछ कहता है, उस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। बिल्कुल, काफ़ी ये अहम खबरें हैं जिन पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, दोबारा आपके पास हम लौटकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी यहाँ जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसमें उनकी जो सदस्यता है वो उसका निष्कासन भी हो सकता है। करीब 12 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो उसके बाद से ही जो और कार्य हैं वो शुरू किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेपीएम ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में जेपीएम 28 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट 8 तो भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को यहां भी झटका लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हैदराबाद में हो रही है। बैठक के लिए नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। अभी सीएलपी में क्या डिसाइड होता है देखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो काम करा रेवंत रेड्डी उनको चांसेस है बोल के बोल सकते।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा ने कुल 163 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर विजय मिली। भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। भाजपा ने 48.55% वोट हासिल किए हैं, जो 2018 के चुनाव के करीब 8% ज्यादा है। वहीं कांग्रेस बीते चुनाव के बराबर वोट प्रतिशत हासिल करने में तो कामयाब रही, लेकिन उसे सीटों का नुकसान हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,04,000 वोटों से विजयी हुए हैं। भाजपा के रमेश मेंदोला और कृष्णा गौर ने भी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा के 16 उम्मीदवार 50,000 या इससे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। शाजापुर सीट पर जीत का अंतर महज 28 वोट रहा। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों को 1,000 से कम मतों से जीत हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जीत हासिल की है, जबकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, कृषि मंत्री कमल पटेल और वरिष्ठ नेता माया सिंह चुनाव हार गईं। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और अजय सिंह चुनाव जीते, तो जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, संजय शुक्ला, विजय लक्ष्मी साधो को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव में अपनी कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफा दे दिया। भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने भाजपा के पक्ष में लोगों के जनादेश को स्वीकार किया है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने का आश्वासन देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस राज्य में हार के कारणों की बारीकी से समीक्षा करेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद फिर से सत्ता में आ रही है। पार्टी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर सीट हासिल करने में सफलता पाई। भूपेश बघेल सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए, जबकि केवल 3 मौजूदा मंत्री ही जीतने में सफल रहे। निवर्तमान मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पाटन सीट से 19,000 से अधिक वोटों से चुने गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से महज 158 वोट से अपनी सीट हार गए। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल, लता सेंडी, ओपी चौधरी, लाखनलाल देवांगन और नीलकंठ टेकाम ने अपनी अपनी सीटों में जीत दर्ज की। और छत्तीसगढ़ के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की भी, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कुल 199 सीटों में से भाजपा ने 115 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 69 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी ने 3 और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1-1 सीट पर कब्जा किया। 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे हैं। सरदारपुरा सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी नेता सचिन पायलट और शांति धारीवाल ने भी अपनी सीट से वो विजयी हुए हैं, अपनी सीट बचाने में सफल रहे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरपाटन में जीत दर्ज की। चुनाव लड़ने वाले 7 बीजेपी सांसदों में से 4 सांसद राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, महंत बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा जीत गए हैं, जबकि देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार और भागीरथ चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। नतीजे घोषित होने के बाद अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विनम्रतापूर्वक जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और नई सरकार को बधाई देते हैं। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत देने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण ही इस जीत का आधार बना है। और आइए बात कर लेते हैं चक्रवात मिचोंग की, जो यहाँ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। ये मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर तक या उसके बाद तक ये चक्रवात जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के करीब पहुंच सकता है और कल 5 दिसंबर को नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की इसकी संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच हमें साइक्लोन मिचोंग
से भी सतर्क रहना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की हर संभव मदद कर रही है। इसे लेकर मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं। इस स्थिति के मद्देनजर तमिलनाडु के कुछ जिलों में आज चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक और वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं। इस बीच चक्रवात के असर से चेन्नई में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी भी भर गया। पश्चिम गोदावरी, डॉक्टर अंबेडकर, कोनसीमा, कृष्णा, बापतला, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर, तिरुपति चित्तूर, अन्नामय और वाईएसआर कडपा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश करीब दर्ज की गई है। साथ ही इस दौरान आपको बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज़ हवाएं हैं चल सकती हैं। जब ये तूफान अपने आखिरी पड़ाव पर होगा, चरम पर होगा, तब 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। नेल्लूर और तिरुपति जिलों में भारी वर्षा को देखते हुए एनडीआरएफ और बचाव कार्यों के लिए इनको तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कल चक्रवात के खतरों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जानमाल की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तिरुपति, नेल्लूर, बापतला, कृष्णा, गुंटूर, श्री सत्यसाई, श्री काकुलम और पश्चिमी गोदावरी जिलों में जो स्कूल हैं उनमें आज छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ साथ बाढ़ की चेतावनी भी कुछ क्षेत्रों में जारी की गई है और मछुआरों से उनको सलाह दी गई है, चेतावनी दी गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। Rayalaseema and South Andhra districts, orange warning will be there, and tomorrow and the day after tomorrow, red warnings means rainfall heavy to very heavy with extremely heavy rainfall also possibilities there. Fisherman warnings will continue from today to December 6th. Fishermen are advised not to venture into the sea because the sea will be rough to very rough. And high also is there. So due to this condition, fishermen are advised not to venture into the sea. तमिलनाडु में आए चक्रवात मिचोंग की वजह से लोगों को अलग अलग तरह की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी पानी भर रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बेसिन ब्रिज और व्यासर पहाड़ी के बीच पुल नंबर 14 को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कई सारी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने लगभग आधा दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिनमें से ज़्यादातर ट्रेनें दक्षिण भारत की ओर जा रही हैं। दक्षिण रेलवे के सीपीआरओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चक्रवात की वजह से डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से चलने वाली 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ चक्रवात मिचोंग के नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच से गुजरने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे ने चेन्नई और उत्तरी राज्यों के बीच चलने वाली ट्रेनों समेत 118 ट्रेनें रद्द की हैं। वहीं इसके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरने के आशंका के कारण आपको बता दें रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार में 17 करीब लंबी दूरी की जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन हैं उनको भी रद्द किया है। तो अलग अलग जगह से काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं जिनको रद्द किया गया है इसके खतरे को भांपते हुए। तो वहीं जाना आपने क्या स्थिति बनी हुई है और आइए अब एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का बयान, पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय सबक ले विपक्ष, संसद में करे सकारात्मक बहस, विकसित भारत के संकल्प में बने भागीदार। चार राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा, उत्साहवर्धक रहे नतीजे, देश ने नकारात्मक राजनीति को नकारा, गुड गवर्नेंस से खत्म हुई एंटी इनकम्बेंसी। मिजोरम चुनाव के शुरुआती रुझान में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, एमएनएफ को झटका, बीजेपी को 3 और कांग्रेस 1 सीट पर आ गई। तेलंगाना में आज कांग्रेस पार्टी ने बुलाई विधायक दल की बैठक, हनुमंत राव ने रेवंत रेड्डी को बताया सीएम पद का दावेदार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आज पीएम मोदी करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण, नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान मिचोंग। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पीएम ने राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। और 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से जोश में शेयर बाजार। खुलते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी 1000 अंकों की लगाई सेंसेक्स ने छलांग। बुलेटिन में अब आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की भी, जहां पे चुनाव का परिणामों का है उनका असर देखने को मिला। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों का असर शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। दरअसल बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। एक समय में सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी भी करीब 300 अंकों की बढ़त इसमें देखी गई। फिलहाल की अगर बात करें तो 11:25 पर सेंसेक्स 950 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 68,400 के स्तर पर, जबकि निफ्टी भी 300 अंक की बढ़त के साथ 20,568 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पिछले सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन भी हरे निशान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए थे और आज भी एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो बाजार में देखने को मिली। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र आज भी होता है। आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने और उनके योगदान की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वह राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही शिवाजी महाराज का एक चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ भारतीय नौसेना के इतिहास पर भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं, जिस पर विशेषज्ञों किरण ढमडेर और विक्रम सिंह मोहिते से बात की संवाददाता अजय मिश्रा ने। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी की जो समृद्ध विरासत है उसको फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है इन मॉडल्स के जरिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर जो ब्रिटिश जहाज, पोर्टुगीज जहाज, चोल जो समय के जहाज बनाए जाते थे और पूरी मॉडलिंग की गई है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी हिस्ट्री को क्रिएट करने में मदद की है। किरण साहब बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा मॉडल्स के पीछे की कहानी बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ब्रिटिश, पोर्तुगीज और मुगलों का जो व्यापार चल रहा था, खास करके सॉल्ट का या दूसरे चीज़ों का, तो उसके ऊपर पोर्तुगीज लोगों का हक था। तो शिवाजी महाराज ने उस सब को निकाल के खुद का आधिपत्य वहाँ पे ये किया और उनको टोल के रूप में उसका इनकम मिल रहा था। तो ये खूबसूरत ये जो जहाज है वो आपने खुद बनाया है? हाँ जी हाँ। किस मटेरियल से बनाते हैं आप? ये वुडन से, यूरोपियन वाइट बीच करके लकड़ा था, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और ये पूरा स्पेसिफिकेशन आपको देता कौन है और एग्जैक्टली वही शिप है जो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि उनके जो कारीगर थे बनाने वाले, वो शुरू के काल में पोर्तुगीज थे। तो जब शिप बनाने की शुरुआत की तो पोर्तुगीज़ों का उसमें टच आता है, तो वो देख के मैं पोर्तुगीज़ और मराठा वो मैच करके बनाया है। अब तो केवल मॉडल बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि भारत में शिप बिल्डिंग अब एक नए एक तरह से ट्रेड या आर्ट की तरफ उभर रही है और उस पर भी बड़ा फोकस है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा फोकस जा रहा है। विक्रम जी जो कि हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, ये थोड़ा सिग्निफिकेंस बताइए, नेवी डे के दिन इन इस पूरे हिस्ट्री को रिक्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा इससे आज की जनता? आज की जनता को ये फ़ायदा होगा कि हमारी हिस्ट्री का पूरा नॉलेज और जानकारी उनकी तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जय सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ साथ उन्होंने असल में क्या किया और उनका तजुर्बा क्या था, उन्होंने कैसे नेवल स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी और हमारा देश को बचाने की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, उसका ये जीता जागता नमूना है। और इससे ये सैंपल है, उससे हमको पता चलता है कि उन्होंने कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से और कितना उन्होंने जो पैसा कमाया वो सारा अपने भारत देश के संरक्षण में डाला और हमारे देश की रक्षा की। तो इससे हमको आगे जाके ये देखना चाहिए कि हम हमारे देश की सुरक्षा कैसे करें, हमारा आत्मनिर्भरता कैसे बने। तीसरा,
हम खुद के बलबूते पे हम हमारा सारा कारोबार डिफेंस का कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास 350 साल पहले ही हमको दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नेवी डे के अवसर पर शामिल हुए तो उन्होंने नौसेना का ध्वज परिवर्तित किया था जिसमें शिवाजी की मोहर लगी हुई थी, और उसने पहले जो जॉर्ज रेड क्रॉस है उसको हटा दिया गया था। तो एक तरह से फिर से जो औपनिवेशिक मनस्थिति है उसको रिप्लेस करने का जो कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है वो भी इस समारोह का एक बड़ा फोकस है। कैमरामैन सुमित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, महाराष्ट्र। और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तेलंगाना से, जहाँ हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिलाक्स PC-7M के IL आज सुबह AAFA हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार दोनों पायलट जो हैं उनके मारे जाने की भी खबर है। किसी भी नागरिक को हालांकि कोई नुकसान इस दौरान नहीं हुआ। दुर्घटना के कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? देखिए मुकुल, जो जानकारी मिली है उसमें ये पिलाटस PC-7 जो मार्क 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, चूंकि जो एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद है वहाँ जो रूटीन सॉर्टी है, ट्रेनिंग पर्पज से ये उड़ान भर रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। इसमें जो दोनों पायलट हैं उनको फैटल इंजरी हुई, दोनों की इसमें मारे जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। खास इसमें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी शुरू की गई है कि आखिर इसमें ये जाना जाएगा कि दुर्घटना के कारण क्या है। क्या कोई टेक्निकल स्नैग रहा या एयरक्राफ्ट में कोई खराबी की वजह रही या कोई ह्यूमन एरर रहा, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसके बाद ही निकल कर आ पाएगा। लेकिन अभी की अगर खास तौर पर बात करें तो भारतीय वायुसेना की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, पिलाटस PC-7 मार्क 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, दोनों पायलट इसमें सवार थे। और इसमें खास चीज ये भी है मुकुल की जो सिविल जहां ये गिरा है वहां किसी तरह की कोई नुकसान नहीं है। कोई भी सिविल जो नागरिक हैं उनमें किसी की हताहत, किसी के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि जो दोनों पायलट हैं वो इस दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है। जी सुधीर, यानी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो दो पायलट हैं, प्रशिक्षु पायलट थे, वो जिनकी शायद सूझबूझ से जो कोई भी नागरिक है वो तो हताहत नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों की जो मौत की खबर है वो अब सामने आ रही है। देखिए जो डिटेल्स हैं वो अभी तक, चूंकि हालांकि घटना की जानकारी हमारे साथ साझा की गई है, उसमें एक ट्रेनर पायलट है या साथ में एक प्रशिक्षक जो है वो भी थे। उसके अभी तक हमारे साथ जो डिटेल्स हैं वो भारतीय वायुसेना की तरफ से साझा नहीं किए गए। लेकिन माना ये जा रहा है चूंकि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था तो उसमें एक जो प्रशिक्षु पायलट होंगे उनके साथ ही एक ट्रेनर जो होंगे वो मौजूद होने की संभावना है। लेकिन हालांकि अभी इस बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना यूं ही जा रहा है क्योंकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है तो जाहिर तौर पर उसमें एक नए प्रशिक्षु पायलट के साथ ही एक जो सिखाने वाले पायलट होंगे, ट्रेनर पायलट होंगे, वो मौजूद होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, चूंकि एयरपोर्ट स्टेशन जो हैदराबाद है वहाँ जो एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट है उसके बाद से ही ये दुर्घटना हुई है, तो जाहिर तौर पर किस तरीके से घटना हुई है उसकी जानकारी भारतीय वायुसेना की तरफ से साझा की गई है। लेकिन घटना के आखिर कारण क्या रहा है, क्या कि कोई ह्यूमन एरर रहा है या कोई टेक्निकल स्नैग या वायुयान में कोई खराबी, पिलाटस PC-7 में कोई खराबी रही है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया सुधीर आपको। लेकिन इससे पहले एक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट इंक्वायरी जो है उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा, लेकिन क्या कुछ और जो जानकारी है वो ख़ासतौर से अभी तक दी गई है? जो दो पायलट हैं जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनके बारे में कुछ और जानकारी अभी तक सामने आई है? पर जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है मुकिल, तो इसमें जो पायलट्स हैं जिनकी मृत्यु हुई उनके नाम वायुसेना सार्वजनिक तौर पर नहीं जाहिर बताती है। ये एक बेसिकली ऑफिशियल डेकोरम है कि पहले जो उनके परिजन हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही
जो नाम है और जो भी डिटेल्स है वो पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। जी। ये एक प्रोसीजर है, ये सबसे पहले फॉलो किया जाएगा और उसके बाद ही जो उनके डिटेल्स हैं और वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में या मीडिया के साथ साझा की जाएंगी। जी। उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की खास वजह यही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो वायुयान से मिली जो जानकारी, जो वायुयान से मिले जो यंत्र हैं या जिनसे जो वो है, उनमें चेक किया जाएगा बेसिकली कि जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, इन सब चीज से कि आखिर बेसिकली किस वजह से यह हादसा हुआ, आखिर इसकी वजह क्या रही। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा आखिर कि घटना की वो खास तौर पर की वजह क्या रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेलंगाना से जो बड़ी खबर है वो आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इंडियन एयरफोर्स का एक जो ट्वीट है, जिस ट्वीट के ज़रिए जानकारी साझा की गई है, जिसकी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सुधीर के किस तरीके से हैदराबाद से जो प्रशिक्षु विमान है वो चला था और उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, उसी कोर्ट इंक्वायरी की जो बात है वो इस ट्वीट के ज़रिए दी गई है। जो उसके असली कारण हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। ट्वीट के ज़रिए सारी जानकारी जो है इंडियन फोर्स ने साझा की है। आज सुबह के समय इस ट्वीट में जैसा कि आप देख सकते हैं बताया गया है कि रूटीन ट्रेनिंग के दौरान ये जो विमान है PC-7 MK सेकेंड एयरक्राफ्ट ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ख़ासतौर से इस बात की पुष्टि की गई कि जो 2 पायलट थे इसमें सवार, उनको काफ़ी चोट आई, उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हुई है। और अब इस पूरे मामले में जो जांच के आदेश हैं वो दिए गए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसके आदेश यहाँ पे फ़िलहाल दे दिए गए हैं, जिसके बाद असल वजह क्या रही, असल कारण क्या रहा, वो निकल कर सामने आ पाएगा। तो ये तो बात कर रहे थे किस तरीके से जो विमान था, ट्रेनर विमान, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा ललितपुर के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेहरौनी विकासखंड के समोगर एवं तालबेहट विकासखंड में बमहोरी सर तथा खांदी ग्राम पहुंची। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ लगाए सेल्फी स्टैंड पर सेल्फी भी ली जा रही है। कार्यक्रम में विकसित भारत की शपथ के साथ साथ विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों पर आवेदकों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज विकासखंड तालबेहट की 2 ग्राम पंचायत बमौरी सौर और खानी में कार्यक्रम थे। इसके तहत जो शासन की प्रमुख योजनाएं हैं उसमें जो जनता है उनको जागरूक किया गया। लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में, पात्रता के बारे में बताया गया है और जो लाभार्थी किसी वश रह गए हैं उनके लिए पंजीकरण कैंप लगाए गए हैं, जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं ताकि वो अपने योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराएं। मुझे सम्मान निधि भी मिलती है, 13-14 किस्तें मिल चुकी हैं और है जो गांव में मीटिंग आई, जिन लोगों को नहीं मिल रहे उनके कागज भी लिए हैं। सभी लोग बरक के अधिकारी भी आए हैं और गाड़ी बहन भी आई है। विकसित निधि से सम्मान निधि समझाया गया है और मीटिंग भी लगी है। योजनाएं चल रही हैं वो हमको वो यानी कि लाभदायक हैं, क्योंकि सम्मान निधि भी नहीं पहले मिलती थी, अब मिलने लगी है, तो उसका पैसा मैं लेके अपने खेती बाड़ी में लगा रहा हूँ। इसलिए मुझे तो इस सरकार से बहुत गुजारिश है कि बहुत अच्छी कार्य कर रही हैं। जो बीज खाद के लिए किल्लत होती थी वो भी अब किल्लत नहीं हो रही है, सबको मिल रहा है। पहले कच्चे मकान में रहती थी, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे योजना दिलाई और मेरा पक्का मकान आवास बनवा दिया है और मेरी शौचालय भी बनवा दी है और मेरा आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया, जिससे मैं फ्री इलाज 5 लाख का करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मोदी ने मुझे ये योजना दी है। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल बनाया है, जो महज 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आने पर आपदा स्थल पर ही अस्पताल का सेटअप तैयार किया जा सकता है। आपदा आने पर एयरलिफ्ट कर या साइकिल से भी इसे घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकता है। पीएम मोदी की पहल पर इसे रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीम ने साकार रूप दिया है।
भीष्म प्रोजेक्ट के तहत तैयार इस अस्पताल को आरोग्य मित्र क्यूब नाम दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि 72 खानों की माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले इस क्यूब से पूरा अस्पताल बन सकता है? जी हां, भारत ने दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल तैयार कर लिया है, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का ये अस्पताल 36 चौकोर खानों में बंद है। ये इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे साइकिल के अलावा इंसान और ड्रोन भी आपदा वाले स्थान तक ले जा सकते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में आपदा स्थल पर ही 10 से 50 मिनट के भीतर इसे अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है। अस्पताल में आईसीयू, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद हैं। ये अस्पताल 200 लोगों का इलाज कर सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड्स पर रख सकता है। दुनिया के सामने ये आरोग्य मैत्री लेकर आए हैं, जिससे हम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती है, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। इस अस्पताल को पूरी तरह सोलर एनर्जी और बैटरी की मदद से चलाया जा सकता है। टेस्ट करने की लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैस इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होने चाहिए। फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग या सांस की समस्या हो या एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं की ज़रूरत, अस्पताल में सब कुछ मौजूद है। ये पोर्टेबल लैब है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द हेमेटोलॉजिकल ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। 40 पैरामीटर्स जो है इसके अंदर टेस्ट हो सकता है। इसका रनिंग टाइम आधे घंटे से लेकर के 2.5 से 3 घंटे तक हो सकता है और एक बार में हम इसमें 25 टेस्ट कर सकते हैं। हर बॉक्स पर एक QR कोड है जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में किस बीमारी की दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा इन पर RFID टैग भी है जो बिना इंटरनेट काम कर सकता है। किस क्यूब में क्या बंद है ये ऊपर लिखा तो है ही, लेकिन अगर जानकारी पढ़ी ना जा सके तो RFID से स्कैन करके भी 1 मिनट में पता किया जा सकता है। ये अस्पताल ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ भी इसे तैयार कर सकता है। इसको हम चाइल्ड क्यूब कहते हैं। हर चाइल्ड क्यूब के ऊपर RFID लगाया गया है। जब हम उसको स्कैन करते हैं तो हमें बताता है कि ये बॉक्स किस चीज़ का बॉक्स है। तो हमें बताता है ये फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट का बॉक्स है। उसके बाद जब हम इस फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट को जब हम क्लिक करेंगे और फिर अब इसके अंदर जो मेडिसिन है, जाहिर है हमें दिख नहीं रहा अंदर क्या है, तो हम उसको बिना ओपन किए, क्योंकि हर मेडिसिन के ऊपर भी RFID का टैग लगा हुआ है, तो उसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमने इसके अंदर थोड़ा, क्योंकि इससे डेमो है तो हमने डेमो के अंदर कुछ मेडिसिन सामने रखी हैं, कुछ हमने नहीं रखी। तो उस तरह से ये आउटपुट हमें देता है कि इसके अंदर भी कितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। PM मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पताल को तैयार किया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले अस्पताल को महज साल भर के भीतर ही तैयार कर लिया गया है। आरोग्य मैत्री के तहत भारत ने अपने 2 पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को अस्पताल गिफ्ट भी किया है। प्रधानमंत्री का ये विजन है कि जब भी दुनिया में किसी तरह के स्वास्थ्य से रिलेटेड सिचुएशन इस तरीके से आए तो भारत उनको सहयोग करे और डिजास्टर के सिचुएशन में कम समय में अस्पताल तैयार हो और जो गोल्डन टाइम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और यही मकसद है इस प्रोजेक्ट का, आरोग्य मैत्री का। कम समय में अस्पताल तैयार हो जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, गुरुग्राम। और बात करते हैं कश्मीर की, जहां घाटी में लगातार शीतलहर चल रही है। इसके कारण यहां रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। पहलगाम कश्मीर घाटी का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस था। कांचीकुंड, कुपवाड़ा और गुलमर्ग सहित कई स्थानों पर पारा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे दर्ज हुआ। श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल विकुम लियानागे भारत के दौरे पर हैं। उन्हें नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इससे पहले श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बात करते हैं इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल की सेना अक्टूबर के अंत में हुए ज़मीनी हमले की शुरुआत के बाद से अब तक गाज़ा पट्टी में 800 से अधिक सुरंगों का पता लगाने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने कहा कि इनमें से कई सुरंगें हमास की रणनीति के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती हैं। ये सुरंग नागरिक क्षेत्रों में अक्सर शैक्षणिक संस्थानों, किंडरगार्टन, मस्जिदों और खेल के मैदानों के पास या अंदर होती हैं। कुछ मामलों में आईडीएफ सैनिकों को कथित तौर पर इन सुरंगों के अंदर हमास से संबंधित हथियार भी मिले हैं। इजराइल की सेना ने गाज़ा पट्टी में अपने ज़मीनी अभियानों का विस्तार करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने कहा कि हमास के आतंकवादी मुख्यालय, हथियार निर्माण सुविधाओं, आतंकवादी सुरंग और रॉकेट लॉन्च करने वाली जगहों के खिलाफ हवाई हमले ने ज़मीनी कार्रवाई के खिलाफ उत्पन्न खतरों को सीमित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, हम अपने क्षेत्र के खिलाफ मौजूद किसी भी खतरे पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य में हुई प्रगति के नष्ट होने का खतरा है। वैश्विक आबादी, अत्यधिक गर्मी, श्वसन संबंधी समस्याओं, वेक्टर जनित बीमारी और अन्य जैसे जलवायु संचालित स्वास्थ्य के खतरों के प्रति संवेदनशील होती जा रही है। जंगल की आग का धुआं और वायु प्रदूषण भी श्वसन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दुबई में आयोजित COP28 में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर बातचीत सबसे विवादास्पद एजेंडे में से एक है। बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी, जहां लगभग 20,000 लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए और अधिक कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ढोल की आवाज़ के साथ मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बैनर लहराए। रविवार को दुबई में COP शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो अधिक बीमारियों और बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात और चैरिटी ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों को खत्म करने के लिए $777 मिलियन देने का वादा किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।